देखते हैं अर्थशास्त्र में बैंकिंग। भारत में बैंकिंग इतिहास कैसा रहा है? आधुनिक काल में भारत में बैंकिंग का आरंभ जो है 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के स्थापना के साथ हुआ था, जो यूरोप के प्रबंधन के तहत कलकत्ता में पहला बैंक था 1770 ईस्वी में। 1786 ईस्वी में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। भारत में सबसे पहले प्रेसिडेंसी बैंक 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता में स्थापना हुआ था, जो वर्ष 1808 में बैंक ऑफ बंगाल हो गया। उसके बाद 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास अस्तित्व में आया। आगे चलकर 1921 में इसकी 3 प्रेसिडेंसी बैंक मिलाकर बना दिया गया। तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना दिया गया। कितने कब? 1921 में। पूछ दिया था कितना बार के इंपीरियल कब बनाया गया, ये गठन किया गया, जो जुलाई 1955 ईस्वी में ये आगे चलकर SBI के रूप ले लिया। ठीक है, सामने आया। अब बैंक कैसे कैसे बदला समझ में आ गया आपको। आगे देखिए क्या हुआ। सबसे पहले 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बन के आया। ठीक है, यूरोप के प्रबंधन का जो था उसने यूरोप के लोग ने, जो तो व्यापारी लोग ना, उन्होंने लोगों ने व्यापार की स्थापना के लिए बैंक बनाए थे। 86 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया। और सबसे पहले भारत में प्रेसिडेंसी बैंक जो था, प्रेसिडेंसी मतलब विभागीय बैंक जो था, 1806 ईस्वी में स्थापना किया गया। 1806 ईस्वी में बंगाल में था, 40 में हुआ बॉम्बे में और 43 में हुआ मद्रास में। अब ये तीनों बैंक अलग अलग प्रेसिडेंसी पे काम कर रही थी। सरकार ने आगे चल के तीनों को मिला दिया 1921 ईस्वी में और कहा कि तीनों का नाम हो गया इंपीरियल बैंक। वही इंपीरियल बैंक आगे चल के 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक जो है आगे चल के ये बन जाता है बैंक ऑफ SBI बन जाता है। ठीक है। 1863 ईस्वी में बैंक ऑफ अपर इंडिया तथा 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है। ये भारत के सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक बैंक था। स्टॉक बैंक मतलब शेयर बाजार से संबंधित बैंक था। कौन कौन भाई? 63 में बैंक ऑफ अपर इंडिया और इलाहाबाद बैंक जो दोनों था। 81 में सबसे बड़ा ये था ज्वाइंट बैंक था। में प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक था। कॉमर्शियल बैंक के रूप में स्थापना किया गया था। ठीक है, यह समिति दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्ड तथा द्वारा प्रबंधित बैंक था। इसी क्रम में 1894 ईस्वी में प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया जाता है। कहता है इसमें जो सारा प्रबंधक थे 1894 में पंजाब नेशनल में सब भारतीय थे, कोई बाहर के थे नहीं। इसमें भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व और प्रतिनिधित्व वाला ये वाणिज्य भारतीय का पहला वाणिज्य बैंक था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, जो जिसका स्थापना 1911 ईस्वी में किया गया था। भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व था और प्रबंधन करने वाला भी यहीं के लोग थे। ये कौन सा बैंक था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुआ? 1911 ईस्वी में। ठीक है। SBI का स्थापना कब हुआ? पंजाब नेशनल का कब हुआ था? 1894 में। SBI का कब हुआ था? 1955 में जाके। ठीक है। भारतीय बैंकिंग इतिहास में 1955। ठीक है। भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक बड़ी घटना हुई थी 19 जुलाई 1969 ईस्वी को घटी थी। 14 बैंकों जबकि जिसकी जमानत राशि 50 करोड़ था उसके अधिक थी 50 करोड़ से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसी क्रम में 15 अप्रैल 1980 ईस्वी में 6 और वाणिज्य बैंकों को 200 करोड़ या उससे अधिक राशि के साथ राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों को सम्मेलन 4 बैंकों के रूप में जाने जाने की बृहद योजना की घोषणा की। कहा कि 10 बैंकों को सम्मेलन 4 बैंकों के बृहद रूप में जानने की घोषणा की। इस क्रियान्वयन होने के बाद देश के भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 11 रह गई। मतलब कि पहले कितना हो गई थी? 14 प्लस कितना 8 था। अब उसको घटा के कर दिया कितना? कहा कि 11 बैंक रह गए, बस बाकी सब हटा दिया। कौन कौन थी 11 देख लेते हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पहले पंजाब नेशनल में कर दिया गया। समझे? देखिए पूछता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोनों को मिला दिया किसमें? पंजाब में। ठीक है, U+O = पंजाब कर दिया। ओके, नेक्स्ट आंध्रा बैंक ऑफ और कॉमर्शियल बैंक को मिलाकर यूनियन में बना दिया गया। ठीक है।
देखिए आंध्रा बैंक था ए प्लस यू इक्वल टू क्या बना दिया, ए प्लस कॉमर्शियल है, ए प्लस सी इक्वल टू बना दिया क्या, यूनियन बैंक बना दिया, समझे। नेक्स्ट है सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक के साथ तथा इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के देखिए क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक देश के केंद्रीकृत बैंक है। देश में मुद्रित मौद्रिक नीति यही नियंत्रित करता है कि किसको कितना रुपया कब कितना रेपो रेट रखना है, कितना बढ़ाना है, ब्याज दर कितना घटाना है। ठीक है। देखिए इसका काम यही है, निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। भारत में यह केंद्रीय बैंक के गठन का अनुशंसा 1926 ईस्वी की घटना हिटलन यंग समिति द्वारा किया गया था। ठीक है। गठन जो है 1926 ईस्वी में किया था हिटलन यंग के द्वारा। इसके अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी। देखिए इस समय पे सिफारिश किया था 26 में हिटलन यंग समिति था, उसने कहा था कि आरबीआई बनना चाहिए। 34 में अपना रिपोर्ट सौंपा और 1 अप्रैल 1925 ईस्वी को ये बनकर तैयार हो जाता है भारत के आरबीआई बैंक। ठीक है। 1949 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण किया गया इसको सीडी देशमुख के कार्यकाल में, उसमें आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख, उन्होंने राष्ट्रीयकरण जब किया था तो उस समय वो कार्यभार संभाल रहे थे। कार्य क्या है इसका, नोट का निर्गमन, नोट जारी करना, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, सरकार के बैंक काम करेगा, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना ना, कहते हैं बापों का बाप सुपरस्टार, वही है बैंकों का बैंक सुपरस्टार आरबीआई। साख का नियंत्रण करना, मतलब कितना ऋण है, साख मतलब ऋण का नियंत्रण करना। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण 2 विधि से होता है। देखिए साख नियंत्रण 2 विधि से होता है, क्या, एक मात्रात्मक यानी परिमाणात्मक विधि नियंत्रण एवं गुणात्मक यानी चयनात्मक नियंत्रण। मात्रात्मक साख का नियंत्रण के तहत आरबीआई अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से बिना भेदभाव के सभी क्षेत्रों में साख सृजन की प्रभावी करता है। गुणवत्ता साख नियंत्रण हेतु वह किसी क्षेत्र विशेष में साख का नियंत्रण करता है, पूरी अर्थव्यवस्था को नहीं करता है। ठीक है। अब देखिए तरलता नियंत्रण में उपकरण नकदी आरक्षित अनुपात होता है, जिसको कहते हैं CRR कैश रिजर्व रेशियो। अपनी सभी जमाओं जितना भी जमा होगा, ठीक है, वह अनुपात को वाणिज्य बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होगा, CRR कहलाता है। CRR में वृद्धि से बैंकों के पास तरलता की कमी आ जाती है, जबकि उसके विपरीत उसकी कमी से तरलता बढ़ जाती है। देखिए CRR क्या है, CRR तो कह रहा है कैश रिजर्व रेशियो। तो इसमें क्या है कि जितना हम मान लीजिए हम बैंक खोलते हैं, हम एक बैंक खोलें, हम कहें कि मेरे पास 5 करोड़ संपत्ति है। ठीक है, 5 करोड़ की संपत्ति है, तो बैंक हमको आरबीआई कहेगा ठीक है 5 करोड़ की संपत्ति है, तो आप ऐसा करो उसमें से 2 करोड़ मेरे पास जमा करो, 2.5 करोड़, कितना, 2.5 करोड़ मेरे पास जमा कर दो। हम कहेंगे क्यों कर दे, तो कहा कि CRR के तहत जमा करना पड़ेगा। ये इसलिए कराता है कि जानता है कि जो नहीं जमा कराएंगे इसके पास पैसा आ जाएगा, ये सबको पैसा बांट देगा, पैसा बांट देगा सबको तो महंगाई बढ़ाएगा, इसलिए इसको सब पैसे छीन लेता है। ठीक है। सावधि तरलता अनुपात, सावधि तरलता अनुपात क्या है, अस्टेरेडियो लिक्विडिटी रेट, SRR जिसको कहते हैं, बैंकों के समग्र जमाओं का वह अनुपात जो उसके सरकारी प्रतिभूति, नगद, स्वर्ण, नकदी जैसे चल या सुरक्षित संपत्ति के रूप में रखना होता है। देखो बैंक की वो संपत्ति जो सोना या फिर कोई ऐसे बहुमूल्य पदार्थ को अपने पास रखना पड़ेगा, SLR कहलाएगा। यह भी तरलता के ऋण रूप में संबंधित है, ये भी तरलता के रूप में संबंधित है। मान लीजिए हमारे पास 50 करोड़ की संपत्ति है, हमें बैंक है, तो हमको कहेगा कि तुम जो है 50 को 30 करोड़ की आप सोना रखो तभी तुम रख पाओगे। हम कहेंगे नहीं रखेंगे, तो कहेगा बैंक नहीं रहोगे तुम, आरबीआई हमको डिस्क्वालीफाई कर देगा। रेपो दर, अब देखिए रेपो रेट क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग रखता है और आम जनता इसको समझते भी है। यह वह दर है जिस पर आरबीआई जो वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। यह अनुसूचित बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। रेपो दर की कम दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकता है, क्योंकि उसे आरबीआई सस्ती दर पर ऋण प्राप्त कर देता है। समझे। अब देखो कह रहा है आरबीआई जो रेपो रेट कम रखता है, मान लीजिए हम 5% रेपो रेट रखे हैं, हम आरबीआई 5% रेपो रेट रखा, SBI को
ये 5% पर दे रहा है। एसबीआई से मैं लोन लेने जाऊँगा तो मुझे कहेगा कि हाँ जी तुम लोन लेने आए हो, हम बोलेंगे हाँ जी, तो कहेगा कि ऐसा करो तुम 6% पर लोन ले जाओ, मैं आसानी से लोन उठा लूँगा। इस तरह से बहुत लोगों को लोन देगा। इससे क्या होगा कि बाज़ार में तरलता बढ़ जाएगी। अब बाज़ार में तरलता बढ़ने का अर्थ क्या हुआ कि महंगाई बढ़ना। इसीलिए उसको कम करने के लिए ये रेपो रेट बढ़ाता है। जब रेपो रेट बढ़ेगा समझिए कि ऋण कम होगा, महंगाई कम करने के चांस में है। बट इसमें एक है कि महंगाई बढ़ाएगा कौन? जो लोन ले पाएगा। गरीब के लिए वैसा ही हालत रहेगा जो उस समय था। रिवर्स रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों से आरबीआई में जमा पर ब्याज देती है। देखिए मान लीजिए मैं एसबीआई हूँ, ठीक है, मुझे 50 करोड़ रुपया अभी है मेरे पास, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि पैसा क्या करूँगा, कोई लेगा नहीं, किसी को दूंगा नहीं, ऋण लेने वाला नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगा, कहूँगा आरबीआई को ऐसा करो बंधु, आप इस पैसा को ले लो तुम 50 करोड़ का। तो कहेगा कि मैं रिवर्स रेपो रेट दूंगा, इस पर भी ब्याज दोगे ना? तो कहा कि हाँ रिवर्स रेपो रेट होगा। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम रहेगा, ठीक है। बैंक दर वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों की दीर्घकालीन ऋण देता है। आरबीआई देखिए बैंक दर क्या है, वह दर है जिस पर आरबीआई, बहुत ध्यान से देखिए, आरबीआई वाणिज्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। रेपो रेट वो है जो अल्पकालीन देता है। और बैंक दर कौन है? जो बैंक को बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहेगा। इसका भी साख सुरक्षित में के विपरीत है, साख सुरक्षित के विपरीत है। अस्थाई, अब देखिए सामान्य अस्थाई सुविधा दर है, MSF रेट है। अनुसूचित एवं वाणिज्य बैंक द्वारा अपनी अति अल्पकालीन तरलता आवश्यकता की पूर्ति के लिए लिया जाता है। अति मतलब कि मुझे 2 घंटा के लिए ऋण चाहिए, तब इससे मांग लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, एसएलआर के बदले आरबीआई से जिस दर पर ऋण लेते हैं उसे MSF दर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि बैंक MSF दर पर अपनी कुल जमाओं के 2% से अधिक ऋण नहीं देता है। देखिए MSF जो है ना, कुल जमा का 2% ऋण, इससे ज़्यादा नहीं देता है बैंक। देखिए अब क्या है, इस पर देखते हैं डिजाइन स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर बैंक है, ये बैंक जो है, बैंक द्वारा साख नियंत्रण का क्या क्या चयन कैसे करते हैं परिणात्मक है और चयनात्मक है, यानी गुणात्मक है। नियंत्रण उपकरण, बैंक दर, MSF, खुले बाजार की क्रियाएं और शेयर बाजार, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR। इससे क्या होता है, ये मात्रात्मक नियंत्रण करता है। चयनात्मक से देखिए न्यूनतम सीमा का निर्धारण, नैतिक दबाव एवं सलाह, साख मानदंड की निर्धारण, ठीक है। मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति कीमतों में एक अस्थायी वृद्धि की प्रवृत्ति को मुद्रास्फीति तथा समिति में अस्थायी कीमत की प्रवृत्ति को मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। दर के आधार पर मुद्रास्फीति को निम्न रूप से बांटा गया है। रेंगती स्फीति, जब स्फीति की दर एक अंकीय हो जाता है, और कूदती स्फीति, जब स्फीति की दर 3 अंकीय हो जाता है। अधिस्फीति, जब स्फीति की दर बहुअंकीय हो जाता है। जैसे जिम्बाब्वे में जुलाई 2008 में 23.1 करोड़ प्रतिशत जब स्फीति की मांग बढ़ने के कारण आए तो इसके मांग प्रेषित स्फीति हो कहते हैं। जबकि किसी अन्य कारणों से लागतों में वृद्धि हो जाए तो इसे स्थिति को उत्पन्न स्थिति लागत प्रेरित स्फीति कहलाता है। इसके 3 कारण होते हैं। देखिए स्फीति के प्रमुख 3 कारण होते हैं। महंगाई में वृद्धि करने वाला कारक, पूर्ति में कमी करने वाला कारक, लागत में वृद्धि करने वाला कारक। मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाता है, इसमें किसमें, मांग वाला में, मांग में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाता है, काला धन ज़्यादा हो जाता है, सार्वजनिक व्यय की वृद्धि हो जाती है, ऋणों की अनुभुगतान की क्रिया हो जाती है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, करारोपण की कटौती हो जाती है। पूर्ति की कमी कारण क्या हो जाता है, संसाधनों की पूर्ति में कमी, श्रमिक आंदोलन करते हैं तब, प्राकृतिक संकट के कारण, कृत्रिम दुर्बलता के कारण नियंत्रण बढ़ जाता है एवं आय में कमी हो जाता है, निर्यात बढ़ जाएगा, आयात में कमी हो जाएगा, उत्पादन ह्रास की प्रभावी हो जाता है, अर्थात आगे उत्पादन करने पर दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। लागत में कमी, देखिए संसाधनों की मांग में वृद्धि, जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि, एकाधिकार लाभ में वृद्धि, मजदूर संघों द्वारा लागत वृद्धि,
व्यापारियों की अनैतिक संगठन। ठीक है, इस तरह से बढ़ गया। अब देखिए इसमें क्या है, आगे देखते हैं हम लोग। सब वैज्ञानिक अपने अपने मतानुसार देखिए दिए हैं। फिलीपींस वक्र कहता है कि 1958 ईस्वी में A.W. विलियन फिलीपींस ने मुद्रास्फीति दर को बेरोजगारी के मध्य अल्पकालीन संबंध को व्यक्त करने के लिए उसके अनुसार अल्पकालीन में बेरोजगारियों दर की एवं मुद्रास्फीति के मध्य व्युत्पन्न संबंध था। कारा उल्टा संबंध है, अर्थात स्फीति दर का नियंत्रण बेरोजगारी को बढ़ाएगा। देखिए स्फीति दर को हम नियंत्रित करेंगे तो बेरोजगारी क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्फीति दर बटा 1/, बेरोजगारी दर। देखिए स्फीति दर इस तरह से, बेरोजगारी इस तरह से, फिलीपींस वर्क इस तरह से इसको दर्शाता है। ये इसका वक्र है, मतलब कि ग्राफ है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय, क्या उपाय है? राजकोषीय उपाय, सरकारी प्रयास, करारोपण में वृद्धि कर देना चाहिए, सार्वजनिक व्यय में कमी कर देना चाहिए, ऋणों में वृद्धि कर देना चाहिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही करना चाहिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आय में वृद्धि, ये सब होना चाहिए। मौद्रिक उपाय क्या है? CRR में वृद्धि, SLR में वृद्धि, रेपो दर में वृद्धि, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, बैंक दर में वृद्धि, ये सब में वृद्धि हो जाएगा, सब में हाइक हो जाएगा। ये सब में वृद्धि कर देंगे तो समझिए कि आप मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब पिछले 2018 से लेकर 19 से लेकर 2022-23 तक भारत सरकार ने इसमें वृद्धि किया ही नहीं किया। इसकी वजह से महंगाई बहुत चरमसीमा पर पहुंच गया आज। मुद्रास्फीति का प्रभाव देखिए, उपभोक्ता नेगेटिव हो जाएगा, ऋण पॉजिटिव हो जाएगा, मुद्रास्फीति होगा तो ऋणदाता कम हो जाएंगे, सार्वजनिक बचत कम हो जाएगा, सार्वजनिक व्यय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आयात ज़्यादा हो जाएगा, निर्यात कम करेंगे, रोजगार ज़्यादा मिलेगा, उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, उत्पादक ज़्यादा मिलेगा। समझे? वर्ग, व्यापारी वर्ग पर कुशल प्रभाव, कृषक वर्ग पर कुशल प्रभाव, समझे, माने प्रभावित होगा। हाँ, परिणामत कार्य वर्ग पर प्रभावित होगा। स्थिर आय वाला पर कम जाएगा उसका, जैसे मान लीजिए 50,000 का जिसका मिलता है तो उसको तो फंस जाएगा, वो पेंशन भोगी फंस जाएंगे इस पर। ठीक है, इस तरह से अर्थव्यवस्था का हम लोगों ने बैंकिंग मुद्रा प्रणाली देख लिया। अब प्रश्नोत्तर के बारे में विचार करते हैं। प्रश्नोत्तर क्या है तो देख लेते हैं। कह रहा भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खुदरा बैंकिंग, खुदरा निवेश डीमैट खाते के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश करता है। बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलन, नेगोशिएशन, डीलिंग सिस्टम ऑफ मैचेंट भारतीय रिजर्व बैंक की सरकारी प्रतिभूति का व्यापार मंच है। सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। देखिए इसमें जो है यही दो सही होगा, एक और दो ये नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक को स्टॉक एक्सचेंज नहीं करता है, सेबी करता है, SEBI सेबी करता है। ठीक है, चलो। भारत में अंतिम उदारता, लैंडिंग ऑफ लास्ट रिसोर्स के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य का सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होता है? अन्य स्रोतों एवं ऋण प्राप्ति के विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकाय के ऋण प्रदान करना, यह है इसका केंद्रीय बैंकों का काम। या फिर काम है ये कि अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। चल निधि मतलब संपत्ति उपलब्ध कराना बैंकों के लिए जब अस्थायी संकट आ जाता है, अस्थायी आर्थिक संकट आ जाता है। बजटीय घाटों को, वित्तीयों को सरकार के ऋण देना, नहीं, ये काम नहीं। तो मात्र 2 जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा, इसका 2 नंबर उत्तर जो है सही हो जाएगा। समझे? नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कर लेते हैं विचार। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी स्वास्थ्य निवेश, वैश्विक निरपेक्ष प्राप्तियाँ, अनिवासी विदेशी जमा। तो इसमें कौन सा है? तो देखिए तीनों के तीनों सही है, बस 4 को अनिवासी विदेश जमा के तहत हम नहीं कर सकते, बाकी तीनों के तीनों सही है, 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़ो। वाटर क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए? यह जल का स्वच्छता क्षेत्र के कार्य के लिए सूक्ष्म वित्तीय संसाधनों को लागू करता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान से प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायता के इसको
जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। क्या ये जल संसाधन बैंक के लिए क्या है? तो ये कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही होगा, ए और बी, ए फिर एक बी दोनों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सिर्फ एक और तीन होगा, दो नहीं होगा। ये दो जो है स्वास्थ्य संगठन तत्वबोधन से नहीं चल रहा है, इसको चलाने वाला जो है, इसके उद्देश्य निर्धारण व्यक्ति को जो करना है वही है। ठीक है, तो इसको चलाने वाला जो है ये वाटर क्रेडिट पहल को water.org चलाता है। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र में मूल्यांकन समिति। अब देखिए, वित्तीय क्षेत्र में मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्ष किसके द्वारा दी जाती है? किसके द्वारा? सह, तो आरबीआई द्वारा डिप्टी गवर्नर भारत का जो वित्तीय देता है ये। ठीक है, भारत के फॉर्म ऑफ ब्याज व्यापित अनुपात क्या है? तो क्या मतलब कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का पहला महत्व क्या है? मतलब इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व जो है अपना एक और दो दोनों हो जाएगा। यह फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है, ये वर्तमान में जोखिम समझने की मदद करता है। यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम को मूल्यांकन करता है। कौन भाई? तो ये ब्याज व्याप्तित इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बहुत परेशान करता है सबको। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते मतलब कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट जो है 1 लाख रुपये की नगद राशि निकालते हैं, तो अर्थव्यवस्था के तत्कालीन रूप से मुद्रा के समग्र आपूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, इसका प्रभाव होगा कि मुद्रा के समग्र आपूर्ति में अपरिवर्तित रहेगा। कैसे रहेगा? देखिए, हम निकाल तो लिए हैं लेकिन खर्च तो उसी में करेंगे ना, इसीलिए एक निश्चित समय में लोगों को निश्चित करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापकों को 4 रूप में बांटा गया है, प्रकाशित किया, M1, M2, M3 और M4। देखिए, M1 क्या है? M1 बराबर CU प्लस DD प्लस OD होता है। M2 जो है M1 प्लस डाकघर बचत, बैंकों में बचत समिति दोनों मिला दिया जाए। M3 में क्या होता है? M1 प्लस व्यवसायिक बैंकों का निवल अवधि जमा हो जाता है। M4 में क्या होता है? M3 में देखिए आया पूरा, और डाकघर बचत में कुल जमा है, मतलब कि M4 का है तो सब के सब टोटल। ठीक है, अब देखिए यहाँ CU क्या है? तो CU लोगों द्वारा रखी गई करेंसी जो उन्हें जमा किया है बैंक में, नोट और सिक्के जो भी होगा। और DD क्या है? तो व्यवसायिक बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमा, व्यवसायिक बैंक जो रखा है, इसलिए हुए प्रश्न में DD घट जाता है, घटक 1000 निकाला गया है। ठीक है, तो DD क्या होगा? जो व्यवसायिक बैंक द्वारा निवल मांग जमा रखा गया। जब CU घटकर 1000 बढ़ जाता है, जैसे DD घटा तो CU में बढ़ेगा, अतः तत्कालीन रूप से मुद्रा के समग्र अपरिवर्तित रह गया। नहीं समझे? आप देखिए बताते हैं। देखिए, कह रहा है लोग द्वारा जमा किया गया करेंसी को CU कहते हैं। व्यवसायिक बैंक द्वारा निवल जमा के लिए जमा जो रखा हुआ जो फिक्स डिपॉजिट होगा उसको DD कहते हैं। ठीक है, और DD किए हम DD तुड़वाएं तो हम 1 लाख रुपये लेके घरे तो चल नहीं जाएंगे, हम नहीं ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको कहीं कहीं रखेंगे, तो बैंक में रखेंगे। तो कहेगा कहाँ रखेंगे? तो कहेगा ऐसा जगह रखिए कि जहाँ से बार बार निकाल सकते हैं। तो कहा करंट में डालो। तो ये तो DD से निकाला, ठीक है, डाला किस में? हाँ, CU में डाल दिया, अब DD से निकाल के CU में डाल देंगे तो कोई परिवर्तित रहेगा बैंक पर? नहीं, ये घर से निकाल के वो घर में कर दिए। ठीक है, यही बात ही बताना चाह रहा है। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,